हेलो दोस्तों, लेखपाल PYQ सीरीज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इकॉनमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष रोलिंग प्लान लागू किया गया, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर। तो विश्व में सबसे पहले USSR के द्वारा, मतलब सोवियत संघ के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जहाँ एक लक्ष्य तय किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि उन लक्ष्यों को तय समय में आपका प्राप्त किया जाए। तो आज़ादी के बाद जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं USSR की आपका प्रगति से। तो भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर आते हैं। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में रोलिंग प्लान का क्या मतलब होता है। देखिए, रोलिंग प्लान का मतलब था कि पंचवर्षीय योजना का मतलब था कि 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जा रही है। और कुछ जो पूंजीवाद समर्थक आपके अर्थशास्त्री थे, जैसे गुरनार मिंडल, आप याद रखते थे, गुरनार मिंडल हो सकता है इनका नाम आपसे कभी पूछ ले। तो गुरनार मिंडल जैसे लोगों का मानना था कि भारत के लिए आपका अल्पकालिक और मध्यकालिक आपकी जो मध्यमकालिक आपकी योजनाएं वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, मतलब 1 वर्ष या 3 वर्ष के लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग, मतलब आपका जो अनवरत चलेंगी, रोलिंग प्लान। अब मान लेते हैं आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि रोलिंग प्लान कब आया, तो आप कैसे गेस कर सकते थे। तो आपको सोचना था कि बताइए, जब कोई पूंजीवाद समर्थक सरकार आएगी तभी तो रोलिंग प्लान लाएगी। तो सोचो, भारत में कांग्रेस मुक्त भारत कब होता है। तो आप याद करो, जब 1977 में आपातकाल लगाया जाता है और उसी वर्ष भारत में चुनाव किए जाते हैं, जिसके पश्चात भारत में आपका जनता पार्टी का आपका आगमन होता है। मोरारजी देसाई उसके प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सोचिए, 1977 का मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना रही होगी। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कब से लाई गई थी, 1951 से 1956। फिर दूसरी आई थी 1956 से आपका 1961। फिर तीसरी थी 1961 से 1966। फिर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हो जाते हैं, जिस कारण से हम लोग आगे पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं चला पाते हैं। तो फिर हम पंचवर्षीय योजना कब लेकर आते हैं, फिर हम लोग लेकर आते हैं सीधे सीधे आपका 1969 में। तो 1969 टू 1974 आपका चौथी हो गई, और पाँचवीं 1974 टू 1979। अब देखिए, यहीं 78 में सरकार बदल गई ना, 77 में सॉरी। तो इस वजह से जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रही होगी, वहाँ क्या लाया गया होगा, आपका रोलिंग प्लान लाया होगा। आपको देखो, अगर ना भी पता हो, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप उत्तर तक पहुंच सकते थे। तो इस तरीके से अगर इसका ईयर पूछ लिया जाता तो आपको बताना था 1978 टू 1979। शायद अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके सिवा बाकी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। तो देखिए, आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने ये घोषित किया कि हम केवल सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ही नहीं करेंगे, अपितु समानता के साथ करेंगे, मतलब इक्विटी के साथ करेंगे। और साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि ग्रोथ भी हो, इक्विटी भी हो, सोशल जस्टिस भी, अर्थात सामाजिक न्याय, समानता भी हो, और साथ ही साथ हमारा क्या हो, समृद्धि भी हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। तो कौन सा हो जाता है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसी तरीके से देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, आप याद करो, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आ रही, 1969, 1969 टू 1974। ये आपका इंदिरा गांधी का दौर है। ठीक है, और इंदिरा गांधी इसी समय जब आपका आती हैं तो नारा देकर आती हैं कि इंदिरा हट, कि हाँ, लोग कहते हैं आपका इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ की बात वो कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कही। तो अगर आपसे पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात की गई और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात की गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना था। वहीं देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या महत्व है। तो आप उसी तरीके से अगर समय से बढ़ते चले जाते हैं तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना कब मिलेगी, उसका आपका समय है 1985 से 1990। ठीक है, अब ये सोचिए किसका काल है, जल्दी से आप सोचिए, ये आपका किसका काल था, ये राजीव गांधी का काल था। और राजीव गांधी ने तो योजना आयोग को ही आपका बंच ऑफ आपका फूल कह दिया था, मतलब मूर्खों की टोली कह दी थी। मतलब उनका पंचवर्षीय योजनाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था, और वो भारत का तेज़ी से जो विकास करना चाहते थे वो पंचवर्षीय योजनाओं से परे होकर करना चाहते थे। तो इस कदर से भी आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखनी थी। तो इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में कंप्यूटरीकरण से लगाकर डिजिटलीकरण, तेजी से भारत में PPP मॉडल, आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आपका लाया जाता है, तेज़ी से विकास की बात की जाती है। तो इस तरीके से आप मेरे सामने आप समझ गए होंगे इस पंचवर्षीय। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है रोलिंग प्लान से जुड़ा, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे जो इकॉनमी बेस्ड आपका पूछा गया था, वो क्वेश्चन था आपका 73 नंबर। तो देखिए, 73 में आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसमें देखो कि 3 सेक्टर होते कौन कौन से हैं। तो इसमें जो 3 सेक्टर बनते हैं, एक बनता है आपका प्राइमरी सेक्टर,
एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है आपका टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी का मतलब होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से चीज़ें मिल रही हैं, मतलब इसमें चाहे वो आपका माइनिंग आप कर रहे हो या आपको पेड़ पौधों के माध्यम से आपको जितनी चीज़ें मिल रही, मतलब आपका वन से प्राप्त होने वाली चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप मत्स्य उत्पादन वगैरह करें तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी में आ जाएंगी। और इसी में एग्रीकल्चर वाला भी पार्ट आ जाएगा क्योंकि वो भी आपका क्या प्राकृतिक। अब सेकेंडरी में क्या आएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र से आपको जो कच्चा माल मिल रहा है इसी का इस्तेमाल करते हुए आप जब उत्पादन करते हो, इसलिए विनिर्माण जैसी चीज़ें आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। अब इसी सेकेंडरी सेक्टर से इकॉनमी आगे बढ़ती है, टर्सरी सेक्टर में आती है कि आपका प्राइमरी से जो आपको सरप्लस मिला और सेकेंडरी से जो सरप्लस मिला इसके माध्यम से आपने क्या किया, आप अपने देश में रोड्स बनाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, आप बैंक्स की स्थापना करते हैं, होटल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, मतलब सर्विस आप देते हैं, सेवा देते हैं। तो तीसरा सेक्टर क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो आप सोचो कि जब ब्रिटिश भारत में आते हैं तो इसके पहले भारत पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना 25% का योगदान दे रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स भारत में जब आते हैं तो धीरे धीरे वो इस जुगत में रहते हैं कि किस तरीके से वो भारत के ही राजस्व से भारत की वस्तुएं खरीदना शुरू कर दें, और बक्सर और प्लासी के युद्ध से आपका वो ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। जिसके बाद वो जानबूझ कर क्या करते हैं कि भारत में ऐसी नीतियां लागू करेंगे जिससे भारत का हस्तशिल्प उद्योग क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है या उसका पतन होता है। जिस कारण से जितने लोग हस्तशिल्प में काम कर रहे थे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे, अब वो कहाँ के काम करने लगते हैं, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में। इसलिए कृषि पर दबाव भी पड़ता है। तो अब आप बता सकते थे आसानी से किस क्षेत्र में निर्भर हो गए, प्राथमिक क्षेत्र में। अब देखिए आप सिर्फ इतना ही मत कीजिए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे इकोनॉमी में और पूछता है कि बताइए किस सेक्टर में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। उसी को क्वेश्चन में लोग पूछते हैं सीमांत बेरोजगारी। ठीक है, सीमांत बेरोजगारी का आपका मतलब यही हो जाता है कि इस तरीके की आपका, या सॉरी इसको आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोल सकते थे। ऐसा पूछ सकते थे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक आपका 1 बीघे का खेत है, वहाँ 5 लोग काम करते हैं तब भी उत्पादन उतना ही होता है, और वहाँ कल को 15 लोग काम करते हैं तब भी उत्पादन उतना ही हुआ। अर्थात ये जो 10 लोग बढ़े, क्या इससे उत्पादन बढ़ा, नहीं बढ़ा ना। तो अर्थात एक तरीके से अधिभार हो गए 10 लोग उस कृषि पर। तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आपसे पूछ सकता था बताइए किस सेक्टर में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको क्या बताना था, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। और बाकी आपने देख ही लिया कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, वर्तमान अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका है। देखिए तृतीयक क्षेत्र 52% के आसपास इसका आपका योगदान है, और सबसे कम हो गया प्राइमरी सेक्टर, लगभग 16% के आसपास आ गया है। ये भारत में काफ़ी चिंताजनक भी है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बताइए तृतीयक क्षेत्र आगे बढ़ता है तो चिंता क्यों होती है भारत को। भारत को चिंता इसीलिए होती है, देखिए तृतीयक क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है इसमें स्किल्ड कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, किंतु हमारे यहाँ कुशल श्रम की कमी है, इसलिए आपका हमारे ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था इकोनॉमी से बेस्ड करते हुए, उस क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं आपका, तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 84 नंबर कि कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने वाली परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको सोचना था कि देखिए जब भारत में 2004 के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक आपका जो कम्युनिस्ट खेमा होता है, समाजवादी जो खेमा होता है, उनके समर्थन से आती है। और समाजवादी जो तबका होता है इसका मानना होता है कि देखिए आप समाज के लिए कई सारी मुफ्त में चीज़ें कीजिए। तो उन्हीं के दबाव पर भारत में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बताइए नेशनल आपका ये जो रूरल आपका हेल्थ मिशन कब लाया गया, 2005 में। ठीक है, 2005। अब इसी के अंतर्गत भारत की एक बड़ी चुनौती थी मातृ मृत्यु दर की संख्या, कि प्रसव के समय आपका उन्हें उचित प्रसव सेवाएं नहीं मिल पाती थी, जिस कारण से बड़ी मात्रा में आपकी माताओं की मृत्यु हो जाती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में आपका भारत में क्या किया गया, जननी सुरक्षा योजना आपकी लाई गई। अब इस योजना के तहत आपका किस तरीके से उन्हें इनिशिएटिव दिया जाए कि लोग हॉस्पिटल तक पहुँचे प्रसव के लिए। तो देखिए एक इसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट लाया गया आशा का, आप देखते होंगे आपके इर्द गिर्द आशा बहू का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत ये आशा आपका इन महिलाओं को वहाँ तक ले जाएंगे, जिसके लिए आशा को भी एक इनिशिएटिव मिलेगा, और उन महिलाओं को जो प्रसव करा रही हैं अस्पताल में उनको भी आपका एक इनिशिएटिव दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और इसका भारत को काफ़ी लाभ भी मिला हुआ है। ठीक है,
तो अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा था जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो अब आपको ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं आपसे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 86 नंबर कि कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए। तो देखिए इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो देखो भारत में आपकी एक बड़ी चुनौती न्याय व्यवस्था के सामने है कि जितने सारे पेंडिंग केस हैं, और भारत में देखा गया कि जो पेंडिंग केस हैं उसमें 70 से 80% पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि भारत में आपका जो भूमि संपदा है इसका स्वामित्व आपका विशेष रूप से क्लियर नहीं है, अर्थात भूमि को लेकर आपका विवाद है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी देखते हैं लोगों के पास कागजात होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास तो बिल्कुल ही उनके घर के कागजात नहीं हैं। तो इसलिए लोगों को आपका घरौनी देने के लिए, और इससे लोगों को दो फायदे थे। एक तो देखिए अगर घरौनी उनके पास तो कल को बैंक में अपना कोलेट्रल के रूप में उसको दिखा सकते थे, जैसे गिरवी के रूप में रख सकते थे, और दूसरा इसके तहत होने वाले ग्रामीण विवादों को भी कम किया जा सकता है। तो देखिए ये योजना कब लाई गई, अगर आप भूल जाते हैं तो आप याद कीजिए कोविड-19 के समय इस तरीके का सर्वेक्षण शुरू हुआ था। कोविड-19 कब आया था, 2020 में आया था आपका। ठीक है, अब देखो अगर आप डेट भूल जाते हो तो पंचायत राज मंत्रालय से याद रखो कि चूंकि पंचायत राज जो दिवस होता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब सोचिए क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, सोचो आप जल्दी। चलो हम आपको बता देते हैं। 24 अप्रैल 1973 को, सॉरी 24 अप्रैल 1993 को, चूँकि आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, खासकर 73वां, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आपका पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। ठीक है, तो अब देखिए उसी 24 अप्रैल को क्या किया गया, 2020 को सबसे पहले इसको एज अ प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई, और आगे चलकर फिर से 24 अप्रैल 2021 से इसको लागू ही कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा था कि उस योजना का नाम क्या है, तो आपका क्या हो जाता, स्वामित्व योजना हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे इस एग्जाम में पूछ सकता था कि बताइए किस ईयर में ये लाई गई, तो 2021 में हो जाएगी। और हो सकता है आपसे पंचायती राज दिवस पूछ ले, तो क्या हो जाएगा 24 अप्रैल आपका। और अगर आपसे पूछा था क्यों लाई गई, तो आपको बता देना था कि कोलेट्रल फिर ऋण मिल सके था, लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाना ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरा होने वाले विवादों को क्या करना, कम करना। ठीक है, चलिए हम लोग जो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87। अब देखिए इसको भी आपको कॉन्सेप्ट से पकड़ना पड़ेगा। पूछा कौन सी योजना बाद में ग्रामीण सड़क संपर्क के विकास के लिए जिम्मेदार है। अब होता क्या है, अगर भारत में हम लोग आज़ादी के बाद से देखें तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जाता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है 1952 में। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि जो सरकारी अफसर थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से लगा करके नहरों के निर्माण से लेकर आपको उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा विकास नहीं होता क्योंकि उस समय भारत इतना ज़्यादा आपका अर्थव्यवस्था से भी मजबूत नहीं है। लेकिन जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था 1990s में, भारत क्या करता है, आपका नई आर्थिक नीतियों को अपनाता है, और नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आपका जब वो LPG मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण को अपनाता है, तो इसके अंतर्गत तेज़ी से आपका वो आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बल देता है। उसी से आपका जुड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण। ठीक है, तो वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी इस तरीके का एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका सड़कों क्या करना, निर्माण करना। तो PMGSY जो योजना थी, इसका मूल उद्देश्य था भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास करना। अब देखिए इसके कई सारे चरण लागू किए जा चुके हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री के दौर पे तो आपका ये काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और भारत आधारभूत संरचनाओं में बड़ी तेज़ी से खर्च कर रहा है। ठीक है, अब शायद मनरेगा पर आगे क्वेश्चन है तो हम लोग तब इसको डील करते हैं। अब बढ़ जाते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका मनरेगा की जगह पर हम लोग देखते हैं VV रामजी बिल आपका लाया जा चुका है, जो आपका जुलाई से लागू भी हो जाने वाला है। तो देख लेते हैं मनरेगा का, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कहाँ से चलकर कहाँ तक ये मनरेगा आता है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2005 में आपका सरकार द्वारा कई सारे सौगात दिए जाते हैं। उसमें एक था RTI एक्ट लाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। उसी समय नागरिक चार्टर आपका लाया जाता है लोगों के लिए, वो भी पूछा सकता है। और उसी 2005 में आपका नरेगा की शुरुआत करने की बात की जाती है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, फिर वर्ष 2008 में इसको क्या किया जाता है, आपका भारत के 200 जिलों में लागू कर दिया जाता है। और फिर 2 अक्टूबर 2009 को आपका इसे पूरे भारत में लागू कर देते हैं, और महात्मा गांधी सब जोड़ देते हैं। तो उससे क्या बन जाता है आपका ये, उससे आपका ये शब्द बन जाता है आपके मनरेगा। ठीक है, उससे शब्द बनता है मनरेगा। अब मनरेगा का मूल उद्देश्य क्या था कि भारत में जो अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक हैं, अर्थात जो दिहाड़ी में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास इस तरीके की कुशलता तो है नहीं, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए, ताकि उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाया जा सके, वो बार्गेनिंग कर सकें आपका।
तो इसके लिए लाए गए कि 100 दिन आपका लाए जाते हैं प्रारंभ में, कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है, जो भी वयस्क आदमी उसको एक वित्त वर्ष में। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उत्तर क्या हो जाता है आपका मनरेगा हो जाता। अब लेकिन ध्यान रखना, तो हो सकता है आपके इस एग्जाम में पूछ ले कि बताइए मनरेगा को रिप्लेस करके कौन सा बिल लाया गया है, तो उसका आपको नाम जरूर याद रखना था। आपका उसका नाम क्या है, वीबी रामजी आपका बिल, ठीक, जिसका विकसित भारत रूरल आपका आजीविका मिशन के रूप में आपको इसको जरूर याद रखना है, ठीक है, वीबी रामजी। इसके अंतर्गत 100 दिन से बढ़ाकर आपका 125 दिन भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना था। अब यही एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर आपका दे रखा था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। ये वर्ष 2011 में आपकी योजना लाई जाती है, तो वर्ष 2011 में आपकी लाई जाती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब इसका उद्देश्य क्या है, उसमें खुद ही लिखा ग्रामीण की आजीविका लानी। कैसे लाई जाएगी, तो इसके लिए था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं अर्थात स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो स्वयं सहायता समूहों को आपका इसमें आपका लगाया गया और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। इसके तहत अब तक स्वयं सहायता समूह के लोग लगभग 1 करोड़ आपका ग्रामीण लोगों को आपका जोड़ चुके हैं किसी न किसी रोजगार से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना कि अगर आपसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपसे पूछता है तो आपको स्वयं सहायता समूह और उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित किया जाना जोड़ के देखना था। इसी का अगला चरण आप लोग सुनते हैं आज के समय में लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट, ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट। हो सकता है यहाँ से भी कभी आपसे जोड़कर कोई क्वेश्चन वो पूछ लें, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 93। अब देखिए वो क्वेश्चन जो आसान से हैं योजना वाले उनको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब 93 में आ जाते हैं कि भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। अब इसके लिए हम लोग फिर से बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर हम चलते हैं तो 1990s को देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में LPG को अपनाया जाता है और तेजी से भारत में नगरीकरण बढ़ता है। अब नगरीकरण की ओर जब प्रवास बढ़ेगा तो एक चुनौती क्या आती है आपका, अनियोजित नगरीकरण। इतने लोग ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बसा दिए जाएंगे जहाँ वो नहीं रह सकते हैं, जिससे अनियोजित नगरीकरण की चुनौती आती है। तो वर्ष 2000 में भारत के जो आपका इसके बाद वर्ष 2002 में जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि क्यों ना हम शहरी क्षेत्र की जितनी आपकी सुविधाएं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा दें। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो अनियोजित आपका प्रवास होता है शहरी क्षेत्रों की ओर रुक जाएगा और हम नगरीकरण को भी रोक सकते थे। उसी में कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं पूरा। पूरा का मतलब क्या था, पी मतलब था प्रोवाइजिंग, प्रोविज़न भी बोल सकते थे या प्रोवाइजिंग भी हो जाता था। प्रोवाइजिंग ऑफ क्या, अर्बन की क्या एमिनिटीज़ मतलब सुविधाएं, कहाँ पर, रूरल एरियाज़। तो प्रोवाइजिंग आपका ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, उसी को बोला गया पूरा मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत ही था कि हम गांव में शहरी सुविधाएं सारी उपलब्ध करा दें, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दें ताकि गांव का समग्र विकास हो सके, ताकि लोगों का आपका जो अनियोजित आपका गांव से होने वाला पलायन है इसको भी हम रोक सकें। अब देखिए यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता था, वो क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं जैसे स्मार्ट सिटी आपसे पूछी जाती है। तो चलिए वो तो 100 सिटी वो तो हैं, लेकिन स्मार्ट विलेज के कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते थे। बताइए स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्मार्ट विलेज और कुछ नहीं, यही पूरा मिशन का आपका विस्तार है। इसमें क्या कहा जाता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, उन्नत तकनीक दे दें अर्थात वाईफाई वगैरह की सुविधा दे दें, इंटरनेट की सुविधा दे दें, गुणवत्तापूर्ण आपकी शिक्षण व्यवस्था कर दें, मतलब डिजिटलाइज कर दें, आपका क्लासरूम डिजिटल हो, आपका ब्लैक बोर्ड्स हों आपके बेहतर, ये सारी चीज़ें हम कर दें, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर दें, फिर पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सारी सुविधाएं दे दें ग्रामीण लोगों को, बेहतर बुनियादी और संरचना का विकास कर दें, पर्यावरण सुविधाओं का विस्तार कर दें अर्थात सतत विकास ला दें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या जाते हैं स्मार्ट विलेज में। तो इस पर एक बार आपका एक क्वेश्चन भी पीछे से पूछा गया था कि शहरी सुविधाओं की मतलब आपका शहरी सुविधाओं का प्रवेश और ग्रामीण आत्मा में, कि आत्मा किसकी है, ग्रामीण की, सुविधाएं कहाँ हैं, शहरी, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है स्मार्ट विलेज, ठीक है। तो कल को पूरा से आपका आगे बढ़ा के स्मार्ट विलेज से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।